देखिए हमने आपको ओम्स लॉ लिख के आने को कहा था ना, लिख लिया? क्या बताया था हमने ओम्स लॉ? At constant temperature, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे कल हमने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है? ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है? अब देखो यहाँ से V बाई I इक्वल्स टू कितना हो गया? R। ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ R, ओम, OHM, ओम। अब चाहे बेटा देखो इधर, ऐसे ओम का हो या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ओम सिंबल बना दो इसका, समझ गए? अब इसी चीज को आप देखो, इसमें रेजिस्टेंस की जगह लिखो 1 ओम, वोल्टेज की जगह 1 वोल्ट, करंट की जगह 1 एम्पेयर। सही है? तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होने लग जाए उस कंडक्टर से, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। इतना लिखो तो डिफाइन 1 ओम लिखवा है। बोले देखो, डिफाइन 1 ओम के बाद the resistance of a conductor is said to be 1 ohm. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it. When 1 ampere current flows through it, when a potential difference of 1 volt, is applied across the ends of conductor. When a potential difference of 1 volt is applied across the ends of conductor. समझ आ गया? 1 वोल्ट पोटेंशियल देने पे करंट 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस है 1 ओम। सही है? हमको लग रहा है सारा बस गई वहीं पे, घर से आएंगे। चलिए, across its ends, across the ends of conductor। गई कहाँ है? कानपुर। सबको बेटा सबको आ गया समझ में? इसके बाद देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ये समझ में आ गया। अगर हम बोले आपसे 1 माइक्रो ओम क्या होगा? 10 की पावर -6। किलो ओम क्या होगा? 10 की पावर +3, है ना? मेगा ओम क्या होगा? 6 ओम। तो बड़ी यूनिट्स होगी, ठीक है? इसके बाद लिखो कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, करंट को रोकना, तो कंडक्टेंस मतलब करंट को फ्लो होने देना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। समझ गए? रेजिस्टेंस का उल्टा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी कहते हैं, MHO। OHM इज ओम, तो MHO इज ओम इनवर्स, दैट इज मो। इसी को साइनमेम भी कहेंगे, SIMEMEM। ठीक है, नहीं समझ पाए? ओम इनवर्स कहो, MHO कहो, साइनमेम कहो, जो कहना हो। समझ गए? चलो, बातें नहीं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हटाए, ये वाली यूनिट अब नहीं यूज होती है, जो मो है अब नहीं यूज की जाती है, मतलब बता दिए हमने आपको आगे। चलो बेटा आगे देखो, सभी लोग देखो, VI ग्राफ, इधर लिखना VI ग्राफ, इधर लिखना IV ग्राफ। VI ग्राफ और IV ग्राफ, दोनों ग्राफ समझेंगे हम लोग। देखिए, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, सही है? तो हम लोग को करना, सबको पता है ये वाली इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c, सबको पता है। दीपक भैया, y एक्सिस पे किसको रखो? वोल्टेज को। y एक्सिस पे किसको रखा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को। x एक्सिस पे किसको रखो? करंट को। सही है? तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाइए जिसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गई। और अमन भैया, इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर है? स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस है। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये IV ग्राफ हो जाए तो बनेगा ऐसे ही, बस इसका जो स्लोप होगा वो 1 बाई रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस। नहीं समझ पाए? इसको पलट देने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, मतलब स्लोप बदल जाएगा। कर ली? बेटा, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कब फॉलो होगा? केवल कांस्टेंट टेम्परेचर में। ठीक है, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ पे लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओबे होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए? आगे देखो, अगला टॉपिक देखो, एक तरफ लिखो यहाँ पे ओमिक रेजिस्टर, सही है? इधर
और इस तरफ लिखो नॉन ओहमिक रेजिस्टर। ओमिक रेजिस्टर, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, ठीक है। नजरें बोर्ड पे रखो जरा बेटा। ओमिक रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करें, इसका पहला पॉइंट डिफरेंस बता रहे हैं हम टेक्निकली। इधर लिखो दोज रेजिस्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ, उधर लिखो दोज रेजिस्टर्स व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओमिक रेजिस्टर में ओबे ओम्स लॉ, उधर लिखो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। सीधी चीज, समझ गए? फिर देखो आगे, दूसरा डिफरेंस एग्जांपल दे दो। अमन बेटा तुम आगे ही बैठा करो, पता नहीं क्या करते हो तो पीछे लिख रहे हो। देखो उधर, दीपक तुम भी लिखो। तो दूसरे डिफरेंस में क्या लिखना, एग्जांपल ऑल मेटालिक कंडक्टर्स, सभी मेटालिक कंडक्टर्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे जो कंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। समझ गए? इधर क्या लिखोगे एग्जांपल में? नहीं, इधर लिखो जंक्शन डायोड्स। जंक्शन डायोड, अरे डायोड मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ये जो सामने लगी है। डायोड्स, ट्राइओड्स, ठीक है। जंक्शन, ये सब 12th के टॉपिक्स है, अभी नहीं, फिलहाल मोटा माटी सिर्फ एग्जांपल याद करो। जंक्शन डायोड, ट्राइओड्स, जंक्शन वाल्व्स, ऑसिलेटर्स, ये सब नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हैं। बस एग्जांपल रख लीजिएगा फिलहाल के लिए। वो कंडक्ट ही कहाँ करेंगे, उनका कंडक्शन वैसे ही बहुत कम होगा। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है बहुत कम होगा। समझ गए? अगला एक और एग्जांपल लिखवा दें क्या? फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये सब नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हैं, ठीक है गुप्ता जी? समझ गए? ठीक, आओ देखो इसी बात पे आगे। जैसे हम कह रहे हैं कि ग्राफ, तीसरा डिफरेंस ग्राफ का है। VI ग्राफ ओमिक रेजिस्टर्स के लिए और एक बार VI ग्राफ नॉन ओमिक रेजिस्टर्स के लिए। ओमिक रेजिस्टर्स के लिए VI ग्राफ वही बनेगा जो अभी बनाया था, जिसका रेजिस्टेंस ही स्लोप है। लेकिन एक नॉन ओमिक रेजिस्टर का VI ग्राफ सीधा नहीं होगा, कर्विकल। समझ गए? यहाँ पे जैसे जैसे, इस ग्राफ का क्या मतलब है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ रहा है ना, 10 वोल्ट 1 वोल्ट, 100 वोल्ट 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन नॉन लीनियरली बढ़ता है। कैसे? यहाँ पे देखो लीनियर इंक्रीज हो रहा है, लीनियर इंक्रीज। और इस साइड कौन सा इंक्रीज होगा? नॉन लीनियर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नहीं समझ में आया? कर लो।
अगर आपको कुछ ना याद आए तो आप एलईडी एग्जांपल लिख दीजिएगा इसका। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड ही होता है ना। सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थक गए हो क्या आज? इसके बाद लिखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आर किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, नजरें बोर्ड पे रखो और समझो। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की लेंथ आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या फेस करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। अगर याद आ रहा हो तो मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज से टकरा के अपनी स्पीड में क्या लाते हैं? कमी। स्पीड कम होने से करंट का फ्लो कम होने से आदित्य बाबू, अब क्या आगे कंटाप मार देंगे बता रहे हैं तुमको। समझ में आ रहा है? फोकस नहीं कर रहे हो पढ़ाई में, जो ध्यान दो। तो रेजिस्टेंस क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कमी आती है जिससे करंट के फ्लो में भी कमी आती है, जिससे रेजिस्टेंस होता है ना। तो आप जितना बड़ा कंडक्टर रखोगे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में उतनी ही ज्यादा क्या झेलना पड़ेगा? रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। तो लंबाई ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। आया समझ में? एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो भी सवाल है, ठीक है। एक वायर की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस रेशियो क्या होगा दोनों का? एक अनमोल मदद मत करना, एक वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, एक वायर की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस रेशियो क्या होगा? 1:2। किसने बताया? खुद से किया ना? किस फॉर्मूले से किया? ये नहीं बताया होगा दोस्त ने, कोई बात नहीं। इधर देखो, R1/R2 इक्वल्स टू L1/, ये समझे आदित्य बाबू? दूसरा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप लोग कंडक्टर का देखिए बेटा, एरिया बढ़ा दोगे तो एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ा देने से पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस कम झेलना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। समझे? अच्छा, इसी को आप लोग ऐसा समझो, एरिया को आप πr² लिख सकते हो। वायर का क्रॉस सेक्शन सर्किल होता है अमन भैया, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्किल जैसा होता है। तो सर्किल का क्रॉस सेक्शन πr² है ना। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। रेडियस बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हुआ? घटा। तीसरा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? तापमान बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खलबली मच जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से क्या करने लगेंगे? मूव करेंगे, टकराएंगे ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या क्रिएट होगा? ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस। अब यहाँ हम इस कमरे में गर्मी फैला देंगे तो आप सब भागने लगोगे, टकराव होगा, टकराव से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो तापमान से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब जरा समझ गए ना? ठीक है, चलो इसका एग्जांपल ऐसे समझो। अरे बेटा चलो दीपक भैया, ये VI ग्राफ है, समझे दीपक भैया? ये A है, ये B है, समझे दीपक भैया?
हमको बताओ दीपक भैया, ए और बी में किसका स्लोप बड़ा है? इसका स्लोप बड़ा है। और स्लोप क्या बताता है वीआई ग्राफ में? तो किसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा? हाँ, वीआई ग्राफ में ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस से क्या है? समझ गए? तो सब्सटेंस माइनस सब्सटेंस ए का टेम्परेचर भी सब्सटेंस बी के टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। वो आया कि नहीं आया इसमें? लेकिन अगर हम ग्राफ को पलट दें, अगर हम आईवी ग्राफ कर दें, तो आईवी ग्राफ अगर आपने बनाया तो अब उल्टा हो जाएगा। किसका स्लोप बड़ा है? अमन इधर देखो, क्या लिखते रहते हो बीच बीच में तुम, पहले समझो। किसका स्लोप बड़ा है? ए का स्लोप बड़ा है। आंखों से देखोगे तो किसने बोला बी का स्लोप बड़ा है? मैम किसने बोला बेटा? ए का स्लोप बड़ा है। और इस टाइम आईवी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? कंडक्टेंस। तो इसका कंडक्टेंस बड़ा होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो इस बार रेजिस्टेंस ऑफ ए कम है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी ज्यादा। आया कि नहीं आया समझ? लिख लीजिए। एक और डिपेंडेंसी बची है। देखो बेटा, देखो तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, टेम्परेचर पे, आखिरी लिखो मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल समझे? मटेरियल। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा? अच्छा, जो बेटा जो गुड कंडक्टर होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस, तो लिख लो गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस। आई। अब देखो भैया, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स। सबसे देखो बेटा, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। कंडक्टर की हिसाब से सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, फिर कॉपर एटसेट्रा। तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से ज्यादा होगा। अच्छा, अगर सिल्वर अच्छा कंडक्टर है तो सिल्वर की वायरिंग क्यों नहीं की जाती है घर पे? महंगा है। में चोरी ना सीधा वायरिंग खोल ले जाएगा। हाँ, कोई वायरिंग ही खोल के ले जाएगा। देख लिया ये सब? जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है। अरे नालायकों, थोड़ी शांति बनाए रखो। बड़े आइए, शर्म नहीं आती तुम लोग को? टीचर इतना पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, केवल बातें करने को कह दो। कैसे लोग नहीं है। लिखो, टॉपिक डालो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, आओ ध्यान दो, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको लिखो, रो से डिनोट करते हैं, रो, रो, RHO, रो। ठीक है, देखिए बेटा, अमन जरा देखो, देखिए अमन भैया, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल काहे के था, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। सब लोग बोर्ड पे देखो जरा। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे कहेंगे रो इनटू L डिवाइडेड बाई, तो ये रो ही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तो यहां से रो का फॉर्मूला बनेगा R इंटू A डिवाइडेड बाई L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, R इंटू A बाई L। सुन रहे हो मेरी बात, दीपक देखो जरा। अब जैसे हमने कहा डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी, फील करना बात को। जैसे हमने कहा ये कंडक्टर है, सही है, इस कंडक्टर की दीपक भैया जो भी लेंथ हो, हमको लग रहा है 1 मीटर हो गई, थोड़ा कम होगा 1 मीटर से, और जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है फलाना ओम, 10 ओम। ऐसा नहीं मेरी बात। अब इस कंडक्टर पूरा रेजिस्टेंस 10 ओम है ना, इसके 1 मीटर की लंबाई, इसकी 1 मीटर की लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। मान लो ये जितना भी बड़ा है, इसका ये हिस्सा 1 मीटर है, इतना हिस्सा क्या है, 1 मीटर है, नहीं हम बता रहे हैं केवल। तो ये पूरा कंडक्टर, इसका ये हिस्सा 1 मीटर और इतना उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इस पूरे कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। नहीं समझ पाए मेरी बात, फील आया? मतलब एक पूरा कंडक्टर जो है सेम ही मटेरियल से बनेगा दीपक। एक पूरा कंडक्टर, मान लो कॉपर की वायर है, तो कॉपर की वायर तो इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर ही है, पूरे में क्या है, कॉपर ही कॉपर है। तो कॉपर है तो हर जगह नेचर भी तो सेम होगा, क्यों सताक्षी? तो अगर हमको इतनी सी जगह का रेजिस्टेंस पता चल जाए, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हम उसको रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करके, एरिया से डिवाइड करके पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर है? लेकिन उस चीज का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो और लेंथ क्या हो। नहीं समझ पाए? देखिए ये सब लिखने के बाद हाँ, तो भैया लोगों ये समझ आ गया? लिखो डेफिनेशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज specific resistance of a material, specific resistance of a material is the resistance of wire, specific resistance of a material is the resistance of a wire of that material, resistance of wire of that material whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square.
नहीं समझे? ये देखो, नजरे बोर्ड पर रखो जरा, देखिए बेटा पलट। तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बताया हमने? R इंटू ए बाई एल। क्या फॉर्मूला बताया? R इंटू ए बाई एल। इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एरिया की। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ गए? अब रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर। नहीं समझ पाए? ओम इनवर्स को क्या लिख दिया? साइमन पर मीटर। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। आप सबको बता दें, बोर्ड पे देखो तो, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? बेटा आपको बताया मैंने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था? एल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। सही है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ये तब आई थी, तब इंट्रोड्यूस हुई थी जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा था तो कांस्टेंट आया था। तो ये कांस्टेंट है ना, किसी मटेरियल के लिए क्या होता है? तो ये लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया घटाओगे बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? तो रेजिस्टिविटी में क्या लिखोगे फैक्टर्स में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है। समझ गए भैया? पक्का समझ गए? इसी बात पे हमारा सवाल है सिद्धि से, छोटी सिद्धि से। हाँ बेटा इधर देखो, सिद्धि सवाल है। सिद्धि, एक वायर की लेंथ है 10 मीटर और एक वायर की लेंथ है 100 मीटर। दो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, A1 और A2 बराबर है। सही है। तो बताइए उन वायर्स की रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? नहीं, फिर से बोल रहा हूं, कॉपर की वायर का लेंथ इतना है और कॉपर की ही वायर का लेंथ 100 मीटर है।
दोनों वायर कॉपर की बनी है, दोनों की लेंथ एक की 10 एक की 100, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। तो बताइए रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? छोटी सिद्धि सिद्धि जपलीन, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करते नहीं है, तो 1:1 ही रेशियो होगा, क्योंकि दोनों काहे की बनी हुई है, कॉपर की। तो 1:1 ही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन बड़ी बात थी? अभी तो बताया मैंने, ध्यान नहीं दिया। समझ आ गया सबको? अगला लिखो टॉपिक। क्या आगे टॉपिक हो जाएगा? कितना बज गया है? अरे अभी बहुत टाइम। लिखो देखो बेटा, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। मतलब जैसे अब होता क्या है कि घरों पे जो तार लगी है, ये जो ट्रांसमिशन वायर है, ये कॉपर की है, कॉपर की है। पहले एक बल्ब आया करता था, याद होगा आप लोगों को, वो 100 वाट का 60 वोल्ट का येलो वाला। तो उसके अंदर जो फिलामेंट वायर है वो काहे की है? जो टंगस्टन की है। जो यहाँ है वो कॉपर है, उस बल्ब के अंदर टंगस्टन की वायर लगी होती है। आप लोगों ने वो हीटर देखा होगा, हीटर के अंदर काहे की वायर है? यही सब हम लोग को पढ़ना है, मतलब ठीक है। चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, कौन सी वायर लेनी और क्यों लेनी है, ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो बेटा देखो, पहला फॉर, पहला पॉइंट लिखो, फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड पावर ट्रांसमिशन, for electrical connections and power transmission, electrical connections and power transmission के लिए कौन सी वायर यूज करनी है? कॉपर, अरे वो उधर पहुंच गए फ्यूज में, वो अभी नहीं। हाँ, कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर, काहे की? कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यूज, बिकॉज ऑफ देयर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यूज, बिकॉज ऑफ their low specific resistance value। सही है। देखो हमारे घरों में जो ये वायर लगी हुई है कॉपर की, ये कॉपर की वायर क्यों है या एल्यूमिनियम की क्यों होती है? आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए कॉपर यूज करते हैं, और कहीं कहीं वो डिश केबल कनेक्शन के लिए एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम रेजिस्टेंस, आराम से करंट फ्लो करेगा। सही है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, देखो, why are these wires made thick? Why are these wires made thick? किसका? वायर्स का? वो अलग टॉपिक है। हाँ, क्यों इन वायर्स को मोटा बनाया जाता है? करेक्ट है। देखो, रेजिस्टेंस आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? थिक वायर का एरिया ज्यादा होगा, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ, यही लिखना है। बिकॉज थिक वायर्स हैव ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हेंस लो रेजिस्टेंस। बिकॉज थिक वायर्स हैव ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया and hence low resistance।
ठीक है, एंड हेंस लो रजिस्टर। हाँ बेटा, दूसरा लिखो, चॉइस ऑफ मटेरियल में दूसरा लिखो। पहला लिख लिया, दूसरा लिखो रेजिस्टेंस वायर। अरे चॉइस ऑफ मटेरियल टॉपिक थोड़ी बार बार डालेंगे, एक बार टॉपिक डाल दिया, दूसरा लिखिए रेजिस्टेंस वायर। एक तो हो गया ट्रांसमिशन वाला, अब रेजिस्टेंस वायर। देखो रेजिस्टेंस वायर का मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, क्या बोला हमने? दीपक इधर देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस सर्किट में हमें करंट कम पास कराना है तो हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस वायर लगी होती है, समझ गए? और रेजिस्टेंस वायर का काम होता है करंट को घटाना और बढ़ाना, ठीक है? करंट ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम कर दो, करंट कम चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो। तो रेजिस्टेंस वायर को ऐसे मटेरियल से बनाना पड़ेगा कि अगर आसपास के माहौल का टेम्परेचर चेंज भी हो तो इसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज ना आए। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ये देखते हैं कि गर्मी ठंडी हो रही होती है। अभी गर्मी है, शाम में रात में क्या हो जाएगी, ठंड लगने लग जाएगी। आजकल तो चादर पहनने लग गए हम लोग। चादर नहीं पहनते हो क्या? अरे भाई चादर ओढ़ लेते हैं, तो ओढ़ना मतलब पहनना नहीं। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि रेजिस्टेंस वायर ऐसी लो कि टेम्परेचर के बदलाव से उसमें रेजिस्टेंस में कोई चेंज। लिखिए रेजिस्टेंस वायर में लिखो मैंगनीन एंड कांस्टेंट और कांस्टेंटन एलॉयज हैं, एलॉयज लाइक मैंगनीन और कांस्टेंटन, ये एलॉयज हैं, ठीक है? एलॉय आप जानते हो, इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि टेम्परेचर में कोई भी बदलाव, रेजिस्टेंस में बदलाव ना ला सके। तो इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। देखो बिकॉज दियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई, बिकॉज दियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई, specific resistance is high and effect of changes in temperature is negligible, and effect of change in temperature is negligible, और टेम्परेचर में चेंज से इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं, ठीक है?